अगर कल किसी को पूछा जाए कि 5000 साल पहले भारत में क्या होता था, तो हम कैसे बताएँगे? क्या हम ट्रैवल करते हैं? नहीं, हम यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज़ को। सिंपल तरीके से समझो कि जैसे हम अपनी लाइफ़ का प्रूफ फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स से देते हैं, वैसे ही हिस्ट्री का प्रूफ मिलता है हमारे सोर्सेज़ से। हेलो एवरीवन, राव जी एस वेलकम यू ऑल। आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्टोरिकल सोर्सेज़, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे वन डे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को समझने के लिए हम फैक्ट के साथ-साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ताकि हमारी रुचि बनी रहे। देखिए प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट में भी इंटरेस्ट लाना होगा, ताकि फैक्ट आसानी से लर्न हो सके। तो हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत है, देखिए इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। अब सीधे समझिए, जो हमारे हिस्टोरियन हैं, जब उन्होंने इतिहास लिखना प्रारंभ किया, तो उनको किन-किन चीज़ की ज़रूरत हुई? उसके लिए साहित्यिक साधन, पुरातात्विक साधन और विदेशियों के जो वर्णन होते थे, विदेशियों की जो किताबें होती थीं, उनका बहुत बड़ा महत्व था। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए शुद्ध ऐतिहासिक साहित्यिक सामग्री अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम मिलती है। लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे हिस्टोरियन को हिस्ट्री लिखने के लिए। जब भी हम किसी काल की किसी किसी भी एरा की बात करेंगे, तो 3 चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ से क्या-क्या मिला, लिटरेरी सोर्सेज़ से क्या-क्या मिला और रिटन इंस्क्रिप्शन जो अभिलेख होते थे, उससे क्या-क्या हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो कोई भी एरा पढ़ेंगे, कोई भी एम्पायर पढ़ेंगे, तो उसमें ये 3 चीज़ हमको पढ़नी होगी। जो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियन हैं और जो हमारे एंशिएंट हिस्टोरियन हैं, उनमें बेसिक अंतर ये है कि जो हमारे जो आजकल के जो इतिहासकार हैं, वो घटनाओं में कार्य संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। वहीं प्राचीन इतिहासकार केवल उन घटनाओं का ही वर्णन करते थे, जिनसे जनसाधारण को कुछ शिक्षा मिल सके। प्राचीन जो इतिहासकार थे, वो महाभारत हो गया, रामायण हो गई, इनका सहारा लेते थे, जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिल सके, उसे इतिहास कह दिया जाता था। और जो वर्तमान जो इतिहासकार है, उसमें धर्म की के साथ-साथ कार्य कारण की भी को भी देखता है कि उससे पब्लिक वेलफेयर कैसे हो सकता है। प्रसिद्ध इतिहासकार दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी के अनुसार उत्पादन के साधनों और उनके पारस्परिक संबंधों की तिथि क्रमानुसार अध्ययन से हमें विकास के क्रम की जानकारी मिलती है। मीन्स अगर उत्पादन कब हुआ, किस समय पे हुआ, और उनके पारस्परिक संबंधों की जो तिथि है, जो टर्मिनोलॉजी है, जो टाइमोलॉजी है, उसके अध्ययन से, उसकी स्टडी से हमें वहाँ के डेवलपमेंट की जानकारी मिलती है। ये डी कौशाम्बी जो थे, वो एक बड़े हिस्टोरियन थे, वो भी फेमस हिस्टोरियन थे, तो उनको इनका नाम याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, उनको किन-किन भागों में विभाजित किया गया है। तो इतिहासकार जो हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बाँटते हैं। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें रिटन एविडेंसेस नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, जिसे प्री हिस्टोरिक एरा कहते हैं। और इतिहासकार उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं, जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन गया था। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा भी समय आता है, जब जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु या तो वो अपुष्ट हैं या फिर वो गुड़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन है। इस काल के भारतीय इतिहासकार को आदि इतिहास कहा जाता है, जिसे हम हिस्टोरिक एरा कहते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड होगी? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री सिंपल समझिए कि नो रिटन रिकॉर्ड, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल स्टोन एज। प्रोटो हिस्ट्री का आदि इतिहास कहते हैं, जिसमें एविडेंसेस तो हैं, लेकिन उनको पढ़ नहीं सकते हैं। और हिस्टोरिक, जिसका एग्जांपल है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर हो गया। और जो हिस्टोरिकल पीरियड है, जो ऐतिहासिक काल है, वो ये 600 एडी के बाद का है, जिसमें एविडेंसेस मिले हैं, जिसको पढ़ भी सकते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध और महावीर की जो कृतियाँ हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। एक चीज़ रिमेंबर रखिएगा, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो इंस्क्रिप्शन है ना, वो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिटरेरी जो सोर्सेज होते हैं, जो लिटरेरी साक्ष्य हैं, उनमें फेरबदल किया जा सकता है, ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बट जो आर्कियोलॉजिकल जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, जो शिलालेख होते थे, जो पत्थरों पे गुड़वाए जाते थे, उनमें हेर फेर करना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए उसको ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, किसको? इंस्क्रिप्शंस को। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कौन-कौन से जैसे हमारे जो हैं पुरातात्विक स्रोत कौन-कौन से हैं? पहला है इंस्क्रिप्शन, शिलालेख मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉइन्स हैं, मोनुमेंट्स हैं, स्कल्पचर हैं, मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों से भी काफ़ी कुछ पता चलता है कि उस समय के वर्तमान तत्कालीन इकोनॉमी क्या थी। पेंटिंग्स हो गई, अवशेष हो गए, जो रिमेन्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो अभिलेख हैं, में इंस्क्रिप्शन हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर जो अभिलेख हैं, पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिलते हैं, अतः उनमें साहित्य की भांति हेर फेर करना संभव नहीं था। ऐसा सबसे प्राचीन जो अभिलेख है, जो हमारा इंस्क्रिप्शन है, वो है अशोक के इंस्क्रिप्शन है। अशोक के इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है कि उसे देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहा गया है। इन अभिलेखों में अशोक के धर्म और राजत्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के अधिकतर जो अभिलेख थे, इंस्क्रिप्शन थे, वो ब्राह्मी लिपि में है, जिससे भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि जो भाषाएँ हैं, भाषाओं की जो लिपियाँ हैं, वो उनका विकास हुआ था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि जो अशोक की शिलालेख है, वो किस लिपि में, किस स्क्रिप्ट में? वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में।
अच्छा, भाषा और लिपि में क्या डिफ़रेंस है? भाषा जो हम बोलते हैं और लिपि क्या होती है? जिस भाषा को लिखी जाती है, जिसमें भाषा लिखी जाती है, जो हम बोलते हैं तो उसको हम लिपि कहते हैं। तो सबसे पुरानी जो प्राचीन लिपि है वो हमारी है ब्राह्मी लिपि, जिसमें अशोक के शिलालेख ज़्यादातर पाए गए हैं। अशोक के शिलालेख और भी लिपि में पाए गए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की सबसे पहले जिस विद्वान ने पढ़ा था, उनका नाम था प्रिंसेप नामक विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले 1837 में इसको रीड किया था ब्राह्मी लिपि को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग हिस्टोरियन से रीड फर्स्ट टाइम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो आंसर होगा प्रिंसेप 1837। तो ये याद रखिएगा, एक फैक्ट है। और क्या-क्या अभिलेख में आता है? देखिए, एक तो हो गया अशोक के शिलालेख हो गए। बस अशोक के शिलालेखों के बाद हम जो बाकी जो अन्य जो स्रोत हैं, उनको हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक है सरकारी अभिलेख और एक निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों जो राजा के दरबार में जो कवि होते थे, उनकी जो लिखी हुई जो प्रस्तियाँ होती थी, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन होता था, या भूमि अनुदान हो गया, लैंड डोनेशन लेटर हो गया। प्रस्तियों का प्रसिद्ध उदाहरण समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख है, जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। तो इन सब से भी हमको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। अच्छा, कितने प्रकार की स्क्रिप्ट है बताइए? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। इसमें एक नोट करिएगा कि क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट को लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। स्क्रिप्ट है, खरोष्टी लिपि है, ये उत्तर पश्चिम में ज़्यादातर चलती थी, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर। और एक है अरामाइक स्क्रिप्ट। अरामाइक लिपि क्या है? ये भी फारसी की तरह है, और ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो लेफ्ट टू राइट। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है कि जो लिखने का जो तरीका था वो लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ मेजर इंस्क्रिप्शन दिए हैं और उनके रूलर्स दिए हैं, इनको देख लीजिए। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, डायरेक्ट टैकल करते हैं क्वेश्चन, तो इनको देखना भी ज़रूरी होगा। जैसे समुद्रगुप्त है, सबने जब गुप्त वंश पढ़ेंगे तो उसमें एक समुद्रगुप्त राजा हैं, काफ़ी प्रसिद्ध राजा हैं। उनका अभिलेख है, प्रयाग अभिलेख है समुद्रगुप्त का। कलिंजय खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख है। कदरामा का गिरनार अभिलेख है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख है। जूनागढ़ है। बंगाल के शासक विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख है। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। तो ये कुछ प्रस्तियाँ हैं, इनको याद रखना है, एग्जाम में पूछा है, खासकर ये वाला ज़्यादा पूछा है कि पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है? तो ऐहोल अभिलेख है। और समुद्रगुप्त का कौन सा है? प्रयाग अभिलेख हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये हमारे जो हो गए मेजर इंस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिया एंड देयर रूलर्स हैं। मोटा-मोटा इन सबको एक बार देखना होगा आपको। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे निजी अभिलेख हैं, जो निजी अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? जो हमारे निजी अभिलेख होते थे, वो बहुधा मंदिरों या मूर्तियों को उत्कीर्ण हैं। इन पर जो तिथियाँ खुदी हैं, उनमें इन मंदिरों के निर्माण या मूर्ति प्रतिष्ठापन का समय ज्ञात होता है। इस प्रकार इन अभिलेखों में मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है, और तत्कालीन धार्मिक दशा की भी जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों में भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरण स्वरूप गुप्त काल से पहले के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, और उनमें ब्राह्मणेतर धार्मिक संप्रदाय जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उल्लेख है। और जो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें क्या पता चलता है? इससे हमें विशेष रूप से ब्राह्मण धर्म का उल्लेख हुआ है, इसकी जानकारी मिलती है। तो ये याद रखना है। जाहिर सी बात है, जब जिस भी एरा में हमको अगर ये पता चल जा रहा है कि वहाँ पे प्राकृत भाषा का यूज होता है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है, वहाँ पे ब्राह्मण धर्म का उल्लेख नहीं होगा। और जहाँ पे संस्कृत में चीज़ें लिखी जाने लगी, तो वहाँ से हमें ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पे बौद्ध ब्राह्मण धर्म का प्रचलन ज़्यादा था। तो हमें निजी अभिलेखों से इन सब चीज़ों का नॉलेज मिलती है। निजी अभिलेख के बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है कॉइन्स हैं। उस समय के कॉइन्स के भी काफ़ी प्रचलन था। जो पुरातात्विक सामग्री में सिक्के का स्थान भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत के प्राचीन सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। उन पर किसी प्रकार के लेख नहीं होते थे। ये बस एक एक सिंबल होता था, तो जिसे हम आहत सिक्के कहते थे, जिसे स्टैम्प कॉइन भी कह सकते हैं। उनको स्टैम्प कॉइन कहते थे। इसके अतिरिक्त संभवतः ये जो व्यापारी श्रेणी और नगर निगमों ने चालू कराया होगा, इनसे क्या होता है कि जो सिक्के थे, स्टैम्प सिक्के, वो व्यापारियों ने, और नगर निगम या श्रेणी हो गई, श्रेणी में गिल्ड हो गई, उन्होंने चालू कराया होगा व्यापार के लिए। इनसे इतिहासकारों को विशेष सहायता नहीं मिली, किंतु जब उत्तर पश्चिम भारत पर बैक्ट्रिया के हिंदू यानी शासकों ने अधिकार कर लिया और सिक्का जो सिक्के हैं ना, कॉइन्स लेखों वाले अपने सिक्के चलाएं, तो भारतीय शासक भी सिक्का लेख वाले सिक्के चलाने लगे। तो इससे हमें इसमें आहा सिक्के याद रखिएगा। आहा सिक्के क्या होते थे? केवल स्टैम्प होता था, जिसको एक चित्र बना होता था बस, और कुछ नहीं होता था, कोई नंबर नहीं होता था। तो उनको आहा सिक्के कहते थे, स्टैम्प कॉइन कह सकते हैं। अच्छा, सिक्के यदि बड़ी संख्या में एक स्थान पर मिले, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि सिक्कों का प्राप्ति स्थान उस शासक के राज्य का भाग था। यदि सिक्कों पर कोई तिथि उत्कीर्ण हो, तो उसका राज्यपाल पता चल जाता था। जाहिर सी बात है, कोई अगर इन केस कोई सिक्का पे डेट कोई मिल जाती, तो इससे पता चल जाता था कि उस राजा के राजकाल का क्या समय था। और सिक्कों के पृष्ठ भाग पर जिस देवता की आकृति बनी हो, उससे शासक के धार्मिक विचार जाने जाते हैं। और सिक्के में जब सोने की अपेक्षा खोट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अनुमान लगाया जाता है कि उस समय उस राज्य की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। जाहिर सी बात है, सिक्के में गोल्ड का जो रेशियो होता था वो कम होता था। तो इससे हम ये पता लगाते थे, इतिहास का पता लगाते थे कि उस समय का जो एरा होगा, जो काल होगा, वो ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं था, वो फाइनेंशियली काफ़ी वीक था।
एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अगर हम समुद्रगुप्त का जो कुछ सिक्के हैं उस पे युग बना हुआ है और अश्वमेध पराक्रम शब्द खुदे हुए हैं, इससे ये बात की पुष्टि होती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। चंद्रगुप्त के चांदी के सिक्के से ये अनुमान लगाया गया है कि उसने शकों को पराजित किया होगा, क्योंकि उस समय चांदी के सिक्के केवल पश्चिम भारत में ही चलते थे और गुप्तकालीन सिक्के बहुत कलात्मक हैं। इन सिक्कों में तत्कालीन जनता की साहित्य जो लिटरेचर था और जो कला थी, जो आर्ट था, उसमें रुचि का स्पष्ट झलक दिखती है। तो सिक्कों से भी काफ़ी कुछ जानने को मिलता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। देखो, अभी हम फैक्चुअल क्लास पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं किया एंशिएंट हिस्ट्री की, बट फैक्चुअल चीज़ों को समझने के लिए, लर्न करने के लिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है कि सोर्सेस क्या हैं, कौन से सोर्सेस हमें क्या जानने को मिलता है, सीधी सी बात आइडेंटिटी क्या है एंशिएंट हिस्ट्री की। तो उसको जानने के लिए थोड़ा सा आज क्लास कॉन्सेप्चुअल रहेगी, बट इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कॉइन्स के बाद देखेंगे कि स्मारक और जो भवन होते थे, उनका मॉन्यूमेंट्स जो होते थे, उनका क्या प्राचीन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या महत्व है। तो प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से, जो शैली होती थी, स्टाइल होता था, वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं ना, जो उनकी कुछ अलग विशेषता है। उनकी कला को नागर शैली कहते हैं, और जो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते थे वो द्राविड़ शैली के होते थे, और जो दोनों के बीच के जो थे उन्हें दक्षिणापथ कहते थे। दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण नागर और द्राविड़ शैली के प्रभाव का असर है कि उनको वेसर शैली कहा गया। तो कौन सा नॉर्थ में क्या हो गया, नागर शैली, साउथ में द्रविड़, और बीच में जो होते थे, जो मंदिर बनते थे, उनको कौन सी शैली में बोला गया, उनको वैसर शैली बोला गया। तो ये 3 शैलियाँ हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मूर्तियों की। मूर्तियों का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा है। इसी प्रकार में चित्रकला में जनता के जो चित्र थे, मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रकला के माता और शिशु के मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों का भी वर्णन हमारी जो चित्रकला संस्कृति है उसमें मिलता है, जो अन्य जो देश थे उनमें नहीं मिलता है। तो ये हमारा इसका भी इंपॉर्टेंस है सोर्सेस में। अब बात करेंगे हम अवशेषों की बात करेंगे तो रिमेन्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके लिए भी। तो अवशेषों की बात करें तो बस्तियों के स्थलों के उत्खनन से जो हमें अवशेष मिले हैं, उनसे प्राग इतिहास और आदि इतिहास पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्राग इतिहास मीन्स प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री पे काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। आदि मानव ने किस प्रकार उपलब्धि प्राप्त की, प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय कैसे बनाया, इसके बारे में पता चलता है। इसी जानकारी से हमें उनकी बस्तियों से प्राप्त पत्थर और हड्डियों के औजार, मिट्टी के बर्तन, मकानों के खंडहरों से भी होती है। उदाहरण के लिए अगर उदाहरण एग्जाम्पल है तो पाकिस्तान में सोहन नदी है, उसी घाटी में पूरा पाषाण युग से है। पूरा पाषाण युग से मीन्स जो स्टोन से मिले पत्थर के खुर्दे औजारों के अनुमान लगाया गया है कि भारत में आदि मानव जो थे वो ईसा से 4 लाख से 2 लाख के वर्ष पूर्व रहा करते थे। इन्हीं से अनुमान लगाया गया कि वो खेती करने लगे, पशु पालन करने लगे, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, पत्थर के चिकने औजार बनाने लगे, कपड़ा बुनने लगे, और इस प्रकार से इनका जो हमारे आदि मानव थे उनका उनके युग का नवनिर्माण होने लगा। अवशेषों के बाद हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जो स्टैम्प होते थे, जो मोहरे होते थे, उनका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो से अकेले 500 से अधिक मोहरें मिली थी। उन्हीं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों का अनुमान लगाया गया है। इसमें श्रेणियों का भी जिक्र किया गया है, जो गिल्ड होते थे उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्राचीन भारतीय इतिहास को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक धार्मिक साहित्य और एक धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में रिलीजियस लिटरेचर आते हैं और धर्मेतर में सेकुलर लिटरेचर है। धार्मिक साहित्य को हम 3 भागों में विभाजन करेंगे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। जो मुख्य रूप से जो ब्राह्मण साहित्य है उसको वैदिक काल के अंत में वेदों को जब अर्थ सही से नहीं निकल पाया तो उसको समझने के लिए वेदांग सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे धार्मिक साहित्य में जो ब्राह्मण साहित्य है उसका जो काल है वो वैदिक काल है। वैदिक काल में 4 वेद हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और जब इन वैदिक काल के अंत में जो वेदों का जो अर्थ ठीक प्रकार से समझने की दिक्कत हुई तो वेदांगों की रचना हुई। वेदांग हमारे पूछे जाते हैं कितने प्रकार, तो वेदांग 6 प्रकार के हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वैदिक जो स्वर होते थे ना उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। तो ये चीज़ मोटा मोटा याद रखिएगा। 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। और व्याकरण ग्रंथों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अष्टाध्यायी में महाभाष्य टीका, जो पतंजलि ने महाभाष्य टीका लिखी है अष्टाध्यायी पे, वो विश्व में पुष्य जो थे ना, जो राजा थे उसके विषय में कुछ जानकारी मिलती है। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो साहित्य हैं। उनके बाद स्मृतियों की रचना में सबसे जो प्राचीन स्मृति है वो मनु की स्मृति है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो महाकाव्य हुए, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, इनसे भी काफ़ी कुछ जानने को मिला। उसके बाद फिर लास्ट में मुख्य जो पुराणों की संरचना हुई, जिनमें 18 पुराण हुए हैं, जिनमें मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य जो पुराण है वो प्राचीन पुराण माने जाते हैं। बाकी की जो है बाद की रचनाएं मानी जाती हैं। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जो ब्राह्मण साहित्य था उससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्राचीन भारत के जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, किंतु इससे जो है राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी नहीं मिलती। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें नहीं पता चलता है, बट सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है।
इसके बाद हमारा जो बौद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्य में क्या था कि जो भारतीय जो साधन थे उनके रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। इनके नाम हैं सुत्त पिटक, तीन पिटक हो गए, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जो गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त के करने के बाद जो सबसे जो इनकी जो रचना थी उनके परिनिर्वाण के बाद ही रचना हुई थी। कौन कौन से थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसको याद रखिएगा। सुत्त पिटक में क्या था कि जो बुद्ध के जो धार्मिक विचारों और वंचनों का संग्रह किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध जो संघ था ना, जो गौतम बुद्ध ने संघ बनाए थे, उनके नियमों का उल्लेख किया गया है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन किया गया है। तो मोटा मोटा समझ लीजिए जो प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक साहित्य से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसका भी पता चलता है, जो कि हमें ब्राह्मण साहित्य से नहीं मिलता था। बहुत साहित्य में निकाय हुए हैं, जिसमें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। वो कल्पना पर आधारित ही नहीं थे, ये 16 जनपद वास्तव में भी प्रचलित हैं। उसके देखेंगे जैन साहित्य में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भगवती सूत्र हैं, जो महावीर ने जिसकी महावीर रचना है। भगवती सूत्र से भी हमको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा हो गया। एक महावीर का भगवती सूत्र जिसमें 16 जनपदों का वर्णन है, और गौतम बुद्ध का कौन सा है जिसमें 16 जनपदों का वर्णन किया गया। तो वो जो है वो अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का भी उल्लेख मिलता है कि गौतम बुद्ध और महावीर की जो रचनाएं थी उनसे। उसके बाद जो फॉरेन जो ट्रैवलर थे उनकी जो कुछ कृतियाँ हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमें अपने भारतीय इतिहास को प्राचीन इतिहास को समझने के लिए। जैसे सबसे पहले ग्रीक और रोमन के जो राइटर्स थे वो मेगस्थनी थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। उन्होंने मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक चीज़ों को भी बड़े अच्छे से व्याख्या किया है। 7 क्लासेस को बताया है कि जो सोसाइटी थी मौर्य काल में वो 7 क्लास में डिवाइड थी। तो हेरोडोटस जो थे फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं, उन्होंने भी इंडियन जो ट्राइब्स थे उनके कस्टम्स के बारे में उल्लेख किया है। ट्राइबल सोसाइटी के बारे में बताया है भारत की। प्लिनी जो जिनकी नेचुरल हिस्ट्री की बुक थी, उन्होंने ट्रेड के बारे में बताया जो इंडिया और रोम के बीच में होता था। टालमी जो जियोग्राफी है जिनकी बुक थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से मौर्य काल के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो जियोग्राफिकल एरिया था उसको इलिस्ट्रेट किया है। चाइनीज ट्रैवलर में आ जाए तो फायान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। इन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है, जिन्होंने सोशल सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक चीज़ों को भी लिखा है अपनी किताब में। उसके बाद हिंसान जो कि हर्षवर्धन के काल में आए थे। इनकी बुक का नाम है शी यू की। काफ़ी बार पूछा गया कि शी यू की किसकी बुक है, तो हिंसान की। इन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन और नालंदा के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। तो अरब के जो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल-बरूनी जो है, इनकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। वो महमूद गजनवी के समय में आए थे। उन्होंने भी इंडियन रिलीजन साइंस सोसाइटी के बारे में काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है। तो ये थी हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पे आधारित कॉन्सेप्चुअल थोड़ी थी क्लास। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, हिस्टोरियन से स्टार्ट करेंगे। अब जो क्लासेस आएंगे वो फैक्चुअल होंगी, उनमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। कोई क्यूरी हो तो कमेंट में पूछें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी क्यूरी प्लीज़ ड्रॉप ऑन कमेंट।